हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होते हैं, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में आज जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का फ्रेंड्स, आप आइडियल से मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारी 100% करेक्ट हो। वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब जितनी भी वोल्टेज वो दे रहा है हमें प्राप्त हो रही हो, यानी कि वोल्टेज कैसी रहेगी प्रत्येक उसमें फ्रेंड्स, हमेशा कांस्टेंट। यानी कि जितनी वोल्टेज अगर हम प्राप्त कर रहे हैं उतनी हमारी कांस्टेंट ही मिलनी चाहिए, तब वो कहलाएगा हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। सेम अगर हम करंट की बात कर लें तो जितनी करंट वो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है कोई सोर्स, उतनी हमें प्राप्त हो रही है एक समान, मतलब उसमें कोई लोड लगाने पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि एक ही समान हमें प्राप्त हो रही है। अगर 10 एम्पियर जनरेट कर रहा है तो 10 एम्पियर हमें हमेशा प्राप्त होगी, तो ये कहलाएगा आइडियल करंट सोर्स। सेम वोल्टेज अगर हमारी कांस्टेंट है तो वो कहलाएगा हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल होते कैसे हैं, इसकी क्या कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा किससे होता है, हमेशा रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस के मान जीरो कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स के रेसिस्टेंस का मान कैसा होता है हमेशा फ्रेंड्स, जीरो। सेम अगर हम बात करें करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है हमारा इन्फिनिटी। क्यों? अगर करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो आपके लोड रेजिस्टेंस के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम मान रखते हैं इन्फिनिटी। सेम आइडियल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज सभी लोड के लिए हमारी क्या रहेगी फ्रेंड्स, कांस्टेंट। और आइडियल करंट सोर्स की करंट हमारी सभी लोड्स के लिए क्या रहेगी फ्रेंड्स, कांस्टेंट। ये आपको याद कर लेनी है। मेन आपका फर्स्ट पॉइंट है, रेसिस्टेंस के बारे में बहुत पूछ लिया जाता है। और ये ग्राफ, ये आप देख लेना फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा। फ्रेंड्स, आइडियल में तो कांस्टेंट रहेगी, बट प्रैक्टिकल में लोड बढ़ाने से हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वोल्टेज का मान कम होता जाएगा, यानी ग्राफ हमारा डिक्रीज होगा। सेम करंट में भी रहेगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा। आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कांस्टेंट रहे। आइडियली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली की बात करें कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। आइडियल का जीरो है, इसका जीरो नहीं होगा, बट हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि प्रैक्टिकल, यस प्रैक्टिकल नहीं लिखेगा, दो शब्द यूज करेगा, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। अगर पूछ ले वोल्टेज सोर्स का रेसिस्टेंस का मान कितना होता है, तो आपको बता, और उसमें ऑप्शन में आपका जीरो भी होगा, कम भी होगा, अधिक भी होगा। तो आपका अगर वोल्टेज सोर्स पूछ रहा है तो कम लगाना है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछ रहा है तो उसका मान जीरो लगाना है। ओके फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। सेम करंट सोर्स की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं होगा प्रैक्टिकल वाले का, बट क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसी आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा फ्रेंड्स, इंटरनल रेसिस्टेंस होने के कारण हमारा करंट फ्लो होने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके फ्रेंड्स, सेम करंट सोर्स में क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के इन्फिनिटी नहीं होने के कारण हमारा करंट का क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, थर्ड नंबर वाला। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू लोड रेसिस्टेंस से क्या होती है फ्रेंड्स, कम। ये पूछ लिया जाता है कि लोड रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा। तो हमेशा आपको याद रखनी है, कम ही रहेगी। क्यों? वो आप देख चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स की बात करें तो इसका लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत अधिक होगा इसकी वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये इन्फिनिटी के समथिंग होता है तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। इसलिए आपको ये याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट। सेम अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स करंट डिवीजन रूल की। करंट डिवीजन रूल का ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ती है, सॉल्व करते टाइम, कि हमारा
अगर मान लो कोई करंट डिवीजन रूल है, यानी कोई सर्किट दे रखा है, अगर ये पूछ ले कि इसमें हमारे R1 रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसको निकालने के लिए हम फ्रेंड्स एक करंट डिवीजन रूल बनाया है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ R1 रेसिस्टेंस में हमारी वोल्टेज कितनी है फ्रेंड्स, V1, R2 में अगर मैं मान लूँ V2, और R3 में मान लेता हूँ फ्रेंड्स V3। टोटल वोल्टेज हमारी होगी फ्रेंड्स V, टोटल करंट ऑफ सर्किट I, और इनको 3 भागों में हमने डिवाइड माना है। ये कितने भी भाग हो सकते हैं, 4, 5 या 2, जो भी है। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब है पूरे रेसिस्टेंस का, पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। अब फ्रेंड्स R इक्विवेलेंट का मान हम कैसे निकालते हैं पैरेलल में, मैं अब पिछली लेक्चर में आपको बता चुका हूँ उसको कैसे निकालेंगे। R इक्विवेलेंट यानी कि इसको हम अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे, उसके बाद जितने भी रेसिस्टेंस हैं उनको हम डिवाइडिंग में लिख लेते हैं पैरेलल के केस में, R3। इसको फ्रेंड्स और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे वाली लाइंस को हम कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये आ जाएगा आपका R2 R3, ये आ जाएगा आपका R3 R1, और ये आएगा आपका R1 R2। तो फ्रेंड्स R इक्विवेलेंट आपको कितना निकल आया, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे क्योंकि ये अपॉन में है, तो R1 R2 R3 अपॉन हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हमारा फ्रेंड निकल के आ गया R इक्विवेलेंट। ऐसे ही आप कितने भी रेसिस्टेंस हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स करंट डिवीजन रूल है, तो हमें करंट का मान ज्ञात करने हैं। जैसे मान लो हमें I1 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं कि I1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये तो आपका एक सेपरेट बना देते हैं। जैसे कि I1 को निकालने, B1 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, I1 R1। ओके, अगर हम टोटल V की बात करें, टोटल V क्या होगी, I R इक्विवेलेंट, यानी पूरे सर्किट की अगर टोटल V की बात करें तो I R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी। फ्रेंड्स पैरेलल में हम जानते हैं कि वोल्टेज हमारी क्या रहेंगी, हमेशा सेम रहती हैं, इसलिए B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू V3 किसके बराबर हो जाएंगी, जो सर्किट की वोल्टेज हमारी फ्रेंड्स। अब V1 और V जब बराबर है तो हम इनकी दोनों की वैल्यू क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, इक्वल रख सकते हैं, यानी कि I1 R1 किसके बराबर हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट की। तो I1 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी हमारी, I1 R इक्विवेलेंट अपॉन R1। ये फ्रेंड्स हमारा आ गया I1 का मान। अब सेम अगर हम बात करें I2 की, तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है B2 इक्वल टू क्या होता है, I2 R2। अब B2 की वैल्यू किसकी इक्वल टू फ्रेंड्स हमारी V के, तो दोनों की वैल्यू को हम किसके बराबर रख देंगे, V की वैल्यू क्या है I R इक्विवेलेंट। तो I2 की वैल्यू फ्रेंड्स आ जाएगी हमारी I R इक्विवेलेंट अपॉन R2। सेम हम R3 की निकाल लेंगे, और I3 की, तो V3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स I3 V3 इक्वल टू R3। अब इसको भी हम सेम B के इक्वल टू रख देंगे, तो I R इक्विवेलेंट। तो I3 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ गई हमारी, I R इक्विवेलेंट अपॉन R3, यानी कि हमने तीनों करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसके फॉर्म में, I और R इक्विवेलेंट के फॉर्म में, और उसके रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंस।
अगर हमें किसी सर्किट का टोटल करंट पता हो और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल लें, तो हम प्रत्येक ब्रांच की अलग अलग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स करंट डिवीजन रूल, यानी करंट को जितने भागों में आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर दो, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू को अलग अलग उसकी ब्रांच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका हम भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। I3 हमारी फ्रेंड्स इस वाले सर्किट में यानी R3 वाले रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमें करंट फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि I3 हमने अभी फाइंड किया है कैलकुलेट, क्या होगा फ्रेंड्स, I R इक्विवेलेंट अपॉन रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंस, ये होगा फ्रेंड्स हमारा I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं फ्रेंड्स हम इसका सबसे पहले। R इक्विवेलेंट क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इसका, चलो 1 अपॉन में लिख देते हैं, तो 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अब नीचे हम कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, तो इन सबको कॉमन अगर हम मान लें 300 है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 20 प्लस 15 प्लस 30, ये हो गया R इक्विवेलेंट। अगर हम R इक्विवेलेंट ऊपर ले जाएं तो 300 हमारा ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, नीचे आपका टोटल आ जाएगा 65। अगर हम इसको और डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स निकल के 60/13। ओके फ्रेंड्स, अब हम किसकी करंट फाइंड आउट करेंगे, अब हम टोटल करंट भी निकालनी पड़ेगी। टोटल करंट फ्रेंड्स हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू हम पता है होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू फ्रेंड दे रखी है हमारे 24 सर्किट में, ये दे रखी है फ्रेंड्स। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 60/13। तो I की वैल्यू अगर, तो फ्रेंड्स I इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा सॉल्व करने पर 5.2 एम्पियर। अब हमारी फाइनल I की वैल्यू हमें पता चल गई पूरे सर्किट की। उसके बाद अब हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है I3 की वैल्यू हमें पता है फ्रेंड्स I R इक्विवेलेंट अपॉन R3। तो I की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी 5.2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू फ्रेंड्स 60/13 और R की वैल्यू हमारी फ्रेंड्स 10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आएगा 31.2/13 यानी कि 2.4 एम्पियर। ये हमारा फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ गई। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इतना लंबा किया, अगर जितनी वैल्यू हमें पता है सर्किट की, जैसे फ्रेंड्स R3 है, हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या होगी फ्रेंड्स, वोल्टेज हमारी सेम रहेगी। तो हमें I3 निकालने के लिए हम पता है सर फ्रेंड्स, अगर हम वोल्टेज सेम है तो V इक्वल टू क्या होता है IR। I की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो I3 है, R3 है, तो R3 का मैन वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 10, और V की वैल्यू दे रखी है 24। तो I3 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी 2.4। यानी कि जो हमने इतना लंबा प्रोसेस किया यहाँ पर निकालने के लिए, वो हमारे एक सिंपल उसमें आ गया। ये फॉर्मूला आपको शॉर्ट समझ में आया होगा फ्रेंड, वोल्टेज सेम है तब हम इसका केवल इसी रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे ओनली। वोल्टेज के वैल्यू इसको हमें पता है 24 आ गई, रेसिस्टेंस की पता है तो हम करंट आराम से निकाल सकते हैं, यानी 2.4 सेम करंट निकल कर आ रही है। अब ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे थे सर्किट में, अगर बाई चांस इस सर्किट को मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, जहां आई टोटल हमारी लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर एक कोई रेसिस्टेंस लगा दूं इस जगह पर, अगर कोई रेसिस्टेंस लगा दूं मान लो R4 लगा दूं, तब क्या हम ये वाला जो ट्रिक यूज कर रहे थे ये वाली क्या यूज कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी वोल्टेज
चेंज हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, सीरीज में आ गया ना इसलिए। इसलिए अगर अगर सिंपल सर्किट है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगर यहाँ पर बहुत सारे अगर रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा, बहुत और भी लगा दिए एक दो, तो हम आर टोटल उसके फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद यही प्रोसेस रहेगा हमारा बड़ा वाला। आपको बस मेथड्स पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आए आप आसानी से सॉल्व उसको कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप करंट डिवीजन रूल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वोल्टेज डिवीजन रूल की। वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा किस पे लगेगा फ्रेंड्स? सीरीज सर्किट होगा वहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो हमारी सेम होती है सीरीज में। अब इसकी वोल्टेज मान लेते हैं हम V1, इसकी V2 हो गई और इसकी V3। करंट हमारी तीनों रेसिस्टेंस में सेम ही रहेगी I, और टोटल वोल्टेज हमारी फ्रेंड्स हो गई हमारी V। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? IR। आर को हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर इक्विवेलेंट सीरीज में आप जानते ही हो क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं। R1, R2 और 3 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, तो आर इक्विवेलेंट तो आपको इसमें सीरीज में आसानी से निकल आएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं V1 की। तो V1 क्या होता है फ्रेंड्स? IR1 या I1 भी बोल देते हैं, मान लो इसमें करंट हमारी कितनी फ्रेंड्स? I1। तो और I1 क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? I1 अगर I2 और I3 की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएंगे? सेम I। तो हम I1 लिखें या I लिखें, बात एक ही है। अब फ्रेंड्स I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हमें यहीं से देख लो तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड्स B अपॉन आर इक्विवेलेंट। B अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो B1 और I1 की वैल्यू या I की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? B अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये वैल्यू फ्रेंड्स हम यहाँ से ले लेंगे, और क्या बचा हमारा? R1। तो हम यहाँ से B1 को मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे टोटल V हमें दे रखा है सर्किट की, आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया यहाँ से, और R1 जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालना है, इसकी वैल्यू भी सर्किट में दे रखी होगी, तो हम V1 आसानी से निकाल सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 क्या होगा फ्रेंड्स? I2 या किसके बराबर होगा? I के, तो सिंपल मैं I भी लिख सकता हूँ इसको R2। तो I की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है हमारी? B अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू R2। तो V2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी फ्रेंड्स हमारी आसानी से। सेम हम V3 की बात करें, V3 हो जाएगी IR3। तो I की जगह फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ B अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू R3। तो V3 की वैल्यू भी फ्रेंड्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें टोटल वोल्टेज दे रखी है, उसके रेस्पेक्ट में हम आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद R3 की वैल्यू पता है हमें, तो हम B1, B2, B3 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इस केस में वोल्टेज का हमारा डिवीजन हो रहा है, इसलिए वोल्टेज डिवीजन रूल इसका नाम दिया गया है। और आसानी से हम प्रत्येक वोल्टेज जितनी भी हमारे चाहें V1, B2, B3 आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, छोटा सा। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रेसिस्टेंस। 9 ओम रेसिस्टेंस हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? ये वाला। यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी हमें फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। मान लेते हैं इसकी वोल्टेज हमारी V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी V2 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी V3 है। अब हमें वोल्ट फाइंड आउट करना है V2 के अक्रॉस वोल्टेज। तो हमें पता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? B2। तो B2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। B2 किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? यानी I तो सेम रहेगी सर्किट में, पूरे सर्किट में अगर हम मान लें तो I की वैल्यू क्या है? सेम। तो V2 इंटू RV। RV इजक्वल टू किसके है? 9 ओम। ओके फ्रेंड्स, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर? I, जो हमें पता तो है नहीं, हमें किसकी वैल्यू पता है? I की वैल्यू होती है B अपॉन आर इक्विवेलेंट।
और आर वी। वी की वैल्यू हम जानते हैं फ्रेंड्स कितनी होती है, सर्किट में दे रखी है 20। आर इक्विवेलेंट हमें नहीं पता है, तो आर इक्विवेलेंट हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट जितने भी रेसिस्टेंस हैं उनको जोड़ देंगे, 2 + 9 + 5। फ्रेंड्स ये हमारा निकल कर आ जाएगा 16। अब हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। उसके बाद अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 16 रख दी और आर वी की वैल्यू में पता है कितनी है फ्रेंड्स, 9। तब हमारी टोटल V2 कितनी निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 आ जाएगा इंटू 9। V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स 11.25 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला। हमें केवल प्रॉब्लम देखनी है। प्रॉब्लम क्या है, हमें V2 की वैल्यू पूछी गई है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, V2 का वैल्यू मान। हमें रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के करना है। V2 को वैल्यू रख ली। उसके बाद आई की पता है, हमें आई की वैल्यू सर्किट में नहीं दे रखी, तो हमें आई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या करेगा, बी और आर की फॉर्म में लिख लिया। तो B/R इक्विवेलेंट होता है आई की वैल्यू, हमें पता है। आर वी को हमें वैल्यू दे रखी है। तो बी और बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 20। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ से निकाल लिया, 16 आया। और हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर ली। अगर वो क्वेश्चन में V1 की वैल्यू पूछ लेता, तो हमें V1 की वैल्यू कितनी हो जाती फ्रेंड्स, वही सेम 20/16 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 2 ओम। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/2 वोल्ट। सेम अगर कुछ भी पूछ सकता है, V3 पूछ ले, यानी कि RC में कितना वोल्टेज होगा, तो ये भी सेम आपका V/16 इंटू R3 की वैल्यू 5। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25/4 वोल्ट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।